नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दाक्षी द्वारा राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में रखे गए इस संस्मरणीय व्याख्यान में तथा हम स्वागत करते हैं आज के इस व्याख्यान की प्रमुख वक्ता व अतिथि प्रोफेसर रमा शर्मा मैम का तथा उनका तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट करते हैं तथा मैम आज के व्याख्यान में हमारा विषय राजमाता अहिल्याबाई होलकर के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारीवाद का पुनः अनुरेखन पर मार्गदर्शन करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दाक्षी का प्रत्येक व्याख्यान सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है, तो मैं शैली जी से अनुरोध करूंगी कि वो सरस्वती वंदना के लिए आगे आए और आप सभी भी सरस्वती वंदना हेतु तैयार हो जाए। शैली जी। नमो नमः सर्वेभ्यः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। धन्यवाद। धन्यवाद शैली जी। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब बारी है प्रकाश डालने की भारतीय परंपरा के संरक्षण और पुनर्जागरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाली मराठा महिला शासक राजमाता अहिल्याबाई के जीवन पर। राजमाता अहिल्याबाई का जन्म 18वीं शताब्दी में अहमदनगर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ तथा 8 वर्ष की अवस्था में विवाह, 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाना और फिर पुत्र वियोग जैसे दुखों से पीड़ित माता ने अपने व्यक्तिगत दुखों को छोड़कर समय सत्ता संघर्ष से जूझते मध्य भारत में मालवा को स्थिर और शांत बनाए रखने में उन्होंने सफलता पाई। अहिल्याबाई होलकर धनुष बाण से लैस होकर युद्ध भूमि में लड़ती थी तथा साथ ही साथ प्रतिदिन सार्वजनिक सभाएं कर समाज सुधार के लिए कार्य करती थी। उन्होंने किले, सड़क, तीर्थ स्थल व मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार जैसे कार्य कराकर समाज और संस्कृति के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आज जीवन भर अपने कार्यों से सबको प्रेरित करने वाली और समाज को समर्पित करने वाली उन राजमाता की जीवन परिप्रेक्ष्य को नारीवाद से जोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर रमा मैम। प्रोफेसर रमा मैम वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध हंसराज महाविद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं तथा मैम ने अपनी स्नातक और परास्नातक की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हिंदी साहित्य में ग्रहण की है। आप साहित्य, सिनेमा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्त्री और नारीवाद जैसे अनेक विषयों से संबंधित 35 से अधिक अनुसंधान पत्रों का लेखन कर चुकी हैं तथा आदिवासी स्त्री, पत्रकारिता का अर्थशास्त्र व नारी विषयक दृष्टि नामक पुस्तकों और पाठों की रचयिता भी रही। आपको 2001 में बेस्ट यंग वुमेन जर्नलिस्ट अवार्ड, 2014 में मां भारती सम्मान, 2018 में नारी शक्ति सम्मान के साथ साथ अन्य 30 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मैम, आपका संघर्ष, प्रेरणा और जोश से भरा यह परिचय बताता है कि आज के विषय पर हमें एक सुदृढ़ मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। अब आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं दाक्षी आंदोलन, जो कि भारतीय ज्ञान
परंपरा को समाज, युवा और जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुसंधान, लेखन, चर्चा और व्याख्यान जैसे कार्यों के माध्यम से कार्य करता है। उसके संस्थापक व निर्देशक अक्षित कुमार भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने वचनों के द्वारा रमा मैम का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन। इसी के साथ प्रोफेसर रमा समेत यहाँ बैठे सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन। थैंक यू सो मच मैम कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकालकर इस बहुत ही सुंदर होने वाले व्याख्यान का, मैं आपका परिचय देखकर ही समझ सकता हूँ कि इतना सारा काम आपने किया है और ये व्याख्यान बहुत उत्कृष्ट होने वाला है। जैसा कि निहारिका जी ने अहिल्याबाई जी के जीवन परिचय को संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया, उसी माध्यम से हम इस दाक्षी के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं मैम कि जो पाश्चात्य परंपरा ने जो नारीवाद का डेफिनेशन दिया है, हम भारतीय नारीवाद, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारीवाद क्या है, उस पे काम करना शुरू कर सकें और उसी के एक कहें तो एक संख्या तौर पे मतलब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है कि हम अलग अलग जो भी भारतीय महिलाएं हैं उनके तौर पर उनके जीवन परिचय को समझकर एक भारतीय नारीवाद के, एक इंडियन आइडिया ऑफ फेमिनिज्म को जनरेट कर पाएं और उस पर कुछ काम किया जा सके। तो इसी के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करने के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है मैम। धन्यवाद भैया। अब मैं प्रोफेसर रमा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों और वचनों से हम सभी को मार्गदर्शित करें। मैम, मंच आपके। धन्यवाद निहारिका। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक तो नाम इतना अच्छा रखा है दाक्षी, और किस तरह से दाक्षी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहित शर्मा, और मैं देख रही हूँ मतलब दाक्षी के डायरेक्टर जो अक्षित कुमार हैं। अक्षित, सच में आपका जितना धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि सच में मैं मतलब भागते भागते आपके इस कार्यक्रम के लिए आई हूँ। आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन सच में जिस तरह से अभी आपने बताया, और दाक्षी की आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, जितने भी सदस्य आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ। और जो आज आपने राजमाता अहिल्याबाई की बात की, और आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से जो अक्षित वास्तव में जो भारतीय नारीवाद और पश्चिम नारीवाद, बहुत अंतर है दोनों में। और आज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मैं तथाकथित कोट कर रही हूँ, पढ़ी लिखी महिलाएं, हम में से कोई भी पढ़ी लिखी महिला मेरे ख्याल से राजमाता अहिल्याबाई जितनी पढ़ी हुई नहीं है। क्योंकि एक डिग्रियों की बात होती है, समाज सेवा की बात होती है, राष्ट्र के लिए समर्पण की बात होती है। तो आपने इस विषय को चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखूंगी। आशा है कि आपने जिस मुझे जो स्वर्णिम अवसर दिया है, इस अवसर के लिए आपको मैं निराश नहीं करूंगी। ऋतुओं में थी बसंत ऋतु समान, ऋतुओं में थी बसंत ऋतु समान, वीरता की थी सच्ची पहचान, कुशल नेतृत्व का सही पर्याय, रानी अहिल्याबाई होलकर थी सनातन धर्म का स्वर्णिम अध्याय। रानी अहिल्याबाई होलकर थी, संसार परिभाषित कर नहीं सकता, एक आदर्श महिला के अस्तित्व को संसार झुठला भी नहीं सकता है। यहाँ नारी शक्ति के न्याय प्रिय प्रभुत्व को, ये थी राजमाता अहिल्याबाई होलकर। आपने जो आज का विषय दिया है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारीवाद का पुनः अनुलेखन। दरअसल 18वीं सदी के भारत में अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी दुर्लभ और उज्जवल अपवाद के रूप में उभर कर सामने आती हैं, जिन्होंने पितृसत्तात्मक सीमाओं को चुनौती दी और नेतृत्व, शासन एवं स्त्री शक्ति की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा। उस दौर में अगर हम उस समय का पूरा दौर देखें तो आप देखेंगे कि तब रानियां प्रायः
प्रतीकात्मक भूमिकाओं तक सीमित थी या लोक कथाओं में ही स्मरण की जाती थी। अहिल्याबाई का जीवन नैतिक नेतृत्व, जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, किसी भी तरह का जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जो उसमें नैतिकता उभर कर आती है, अहिल्याबाई के जीवन में हमें वो नैतिकता शुरू से अंत तक दिखाई देती है। दूरदर्शी प्रशासन, अब जो अभी आप सब बच्चे हो, मैं ऐसा मानकर चलती हूँ, लेकिन ये जो प्रशासन की दुनिया होती है, प्रशासन की दुनिया बहुत अजीब तरह की दुनिया होती है। यहाँ पर सबकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। प्रशासन का जो भी उस कुर्सी पर होता है, उससे अपेक्षाएं बहुत होती हैं। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर जो भी निर्णय लेती थी, वो तात्कालिक निर्णय नहीं होता था, सिर्फ उसी समय की परिस्थिति को देखकर वो निर्णय नहीं लेती थी, बल्कि उन्होंने पूरे अपने प्रशासनिक उसमें हम जब दायरा उनका देखते हैं तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। और वो जो उनका दूरदर्शी प्रशासन था, नैतिक नेतृत्व था, उस वह अटूट जन सेवा की विलक्षण मिसाल बना। भले ही मुख्य धारा के इतिहास और पाठ्य पुस्तकों में उनका नाम अपेक्षाकृत कम आता हो, ये तो हमारे साथ हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई। और इस समय मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय है जब हम राजमाता अहिल्याबाई के बारे में बातचीत करते हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने दाक्षी को विशेष रूप से बधाई दी कि ऐसे लोग जिन्होंने भारत के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उन लोगों का स्मरण एक ऐसी छवि के रूप में हो रहा है जिनसे अनेकों अनेक पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करती रही हैं। जैसा कि अभी निहारिका बता भी रही थी कि अहिल्याबाई का जन्म 1725 में वर्तमान महाराष्ट्र के छोटे से गांव चौंडी के सामान्य परिवार में हुआ। अब ये भी देखना कि कोई आवश्यक नहीं है कि जो किसी बड़े परिवार में जन्म ले लेता है, जो किसी पैसे वाले परिवार में जन्म ले लेता है, आर्थिक संपन्न परिवार हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ परिवार हो, आवश्यक नहीं है कि उसी में बच्चे जन्म लेकर जो है खूब आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि उन्होंने तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था, किसी शाही परिवार से उनका कोई ताल्लुकात नहीं था। और ये जो वर्तमान में पढ़ने लिखने वाली बेटियां हैं, जो डिग्री प्राप्त करके सोचती हैं, जॉब लेकर सोचती हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, दरअसल जीवन में सादगी का अपना महत्व होता है। मैं आपको सच बताऊं, जब जब आप कभी देखना, एकाग्र होकर राजमाता अहिल्याबाई की आप फोटो देखना, ऐसा लगता है कि उनकी फोटो हमसे बातचीत कर रही है। क्यों बातचीत करती हुई प्रतीत हो रही है? क्योंकि उनके चेहरे से, उनके पूरे व्यक्तित्व से सादगी झलकती है, जो हमें बताती है कि उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था, जो कि पूरी तरह से ग्रामीण मध्य वर्गीय समाज की झलक देता है। किंतु उनकी बुद्धिमत्ता और धार्मिकता और व्यक्तित्व की दृढ़ता ने ही शीघ्र ही मराठा साम्राज्य के प्रतिष्ठित सेना नायक मल्हार राव होलकर का ध्यान आकर्षित किया। उनके गुणों से प्रभावित होकर, देखिए आज भी तब भी भारत में हमेशा किसी की वेशभूषा से प्रभावित नहीं हुआ जाता, हमेशा गुणों से प्रभावित हुआ जाता है। तो उनके गुणों से प्रभावित होकर मल्हार राव ने उन्हें अपने पुत्र खांडे राव होलकर की पत्नी के रूप में चुना। यही विवाह उन्हें एक ऐसी दिशा में ले गया जो किसी पारंपरिक कुलवधू से कहीं अधिक थी। 1754 में उनके पति खांडे राव युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। अब आप देखिए, आपने देखा ना अभी जो हमारे यहाँ पर पहलगांव में जो सिंदूर हुआ है पूरे का पूरा, जिस तरह से वो हुआ, उसमें भी क्या है, कई महिलाओं ने जिनकी अभी उससे कुछ सप्ताह पहले ही जिनका विवाह हुआ था, उनके पति पहलगांव में शहीद हो गए। लेकिन अब ये सोचो आज की परिस्थितियों में और राजमाता अहिल्याबाई की परिस्थितियों में कितना अंतर था। राजमाता अहिल्याबाई सती होने को तैयार नहीं होती हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होती हैं,
बल्कि जब पति वीरगति को प्राप्त होते हैं और उसके कुछ समय बाद ही जो उनके मार्गदर्शक थे ससुर मल्हार राव होलकर, उनका भी निधन हो जाता है। इतने गहरे व्यक्तिगत आघातों के बावजूद अहिल्याबाई ने न केवल दरबारी विरोध का साहसपूर्वक सामना किया, बल्कि कितने सामाजिक पूर्वाग्रह रहे होंगे तब, उन सभी सामाजिक पूर्वाग्रहों की सीमाओं को पार करते हुए 1767 में महेश्वर, जिसे अब आप लोग वर्तमान मध्य प्रदेश के उससे जानते हो, से होलकर राज्य की वो शासिका बन जाती है। अब लगभग जो 3 दशकों तक का राज्य था, अब ये देखिए जो उनका 3 दशकों तक का शासन था, क्षेत्रीय उस समय इतिहास का वो एक स्वर्ण काल माना जाता है। उनकी दूरदृष्टि और प्रशासनिक कुशलता ने राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना की। जो राजमाता अहिल्याबाई थी वो बिल्कुल ही एकदम से न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित हुई कि हाँ, हम राजमाता के दरबार में जाएंगे तो वहां से हमें अवश्य ही न्याय की प्राप्ति होगी। उन्होंने पारदर्शिता, जन कल्याण और समान न्याय को केंद्र में रखते हुए एक प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उनका दरबार आम जनता की आवाजों के लिए सदा खुला रहता था। आप लोग देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जनता से मिलते ही नहीं है, उनको राजनीति में कोई बड़ा पद प्राप्त हो गया तो उनको लगता है कि नहीं, अब तो हमें वर्ग विशेष के लोगों से ही मिलना है, अब तो हमें अपने समुदाय के लोगों से ही मिलना है। लेकिन राजमाता अहिल्याबाई ऐसी नहीं थी, जो कोई उनके दरवाजे पर आता वो उनसे सहर्ष मिलने के लिए हमेशा तैयार रहा करती थी। और वे अक्सर कहा भी करती थी कि जो मेरा जो दरबार है वो आम जनता के लिए सदा खुला रहता है। हमेशा आम जनता को सीधा आह्वान करती थी कि अगर आपको बात करनी है, आपके सामने कोई समस्या है, तो आप खुलकर मेरे पास आ सकती हो। इतना ही नहीं, वह स्वयं न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर निष्पक्षता से समाधान भी करती थी। परंतु उनकी उपलब्धियां केवल राजनीतिक स्थिरता तक सीमित होकर नहीं रही। ऐसा नहीं है कि हाँ वो शासिका बन गई तो उन्होंने अपने दायरे को केवल राजनीति तक ही सीमित रखा, बल्कि अहिल्याबाई स्थापत्य, धर्म और संस्कृति की महान संरक्षिका भी थी। उन्होंने काशी, अयोध्या, द्वारका, रामेश्वरम सहित भारत के विभिन्न भागों में सैकड़ों मंदिरों, धर्मशालाओं, कुओं और घाटों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करवाया। वे जो निर्माण थे वे धार्मिक महत्व के साथ साथ सामाजिक उपकार के लिए भी सिद्ध हुए। वे यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए जल, आश्रय और सुरक्षा के जितने भी उनके काम थे वो सारे के सारे आश्रय और सुरक्षा के माध्यम भी बने। उनके कार्यों में जाति, वर्ग और क्षेत्रीय सीमाओं से परे एक समावेशी शासन का दृष्टिकोण बराबर झलकता है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि वे अपने गुणों से लगातार आगे बढ़ रही थी, तो वो मानते थे इस बात को कि जो मनुष्य है, मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, मनुष्य की पहचान उसकी सोच से होती है। वह जैसे उसके गुण होते हैं वैसी ही वो अपनी पहचान समाज में बनाता है। जो बात अहिल्याबाई को अन्य समकालीन शासकों से अलग करती है वह केवल उनका सफल शासन ही नहीं, बल्कि उनका विनम्र और गरिमापूर्ण व्यवहार भी था। उनके व्यवहार में कोई कुटिलता नहीं थी, क्योंकि मतलब केवल उनका पूरे की पूरी जो परिवेश था और जो उनका पहनावा था वही सादगीपूर्ण नहीं था। उनके व्यवहार में बड़ी विनम्रता रहती थी। लगता था कि हाँ, उस स्त्री को देखकर भारत की स्त्री ऐसी होनी चाहिए। जितना गरिमापूर्ण व्यवहार था, जिस तरह के शब्दों का चयन करते थे, जिस तरह की बातचीत वे करती थी, लगता था कि भारत की स्त्री साक्षात रूप में, अगर अहिल्याबाई भारतीय संस्कृति को कि नारी को अगर प्रस्तुत करना हो
तो राजमाता अहिल्याबाई उस पर पूरी तरह से खरी उतरती थी। उन्होंने लगातार अपने जीवन में वैभव और विलास को ठुकराया, एक सादगीपूर्ण जीवन अपनाया और स्वयं को प्रजा से ऊपर नहीं बल्कि उसकी सेवा के समर्पित शासक के रूप में प्रस्तुत किया। उनके दरबार में विद्वान, संत और उच्च नैतिक आदर्श वाले सलाहकार होते थे। क्यों वो उच्च नैतिक आदर्श वाले सलाहकार रखती थी कि कई बार व्यक्ति की अपनी सोच तो अच्छी, हम कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी असर, जिससे हम संग में रहते हैं वैसा ही असर होता है। और कई बार क्या होता है, आपके पास कोई पद है, आप शासक हैं, लेकिन आपके सलाहकार अच्छे नहीं हैं, सलाहकार आपको गलत सूचनाएं दे रहे हैं, सलाहकारों की गलत बात अगर हम मान लेते हैं तो उससे भी जो हमारे जो काम करने की जो एक समर्पण की भावना है, जो काम लेने के जो निर्णय हैं, वो प्रभावित होते हैं। इसलिए राजमाता हर किसी को अपना सलाहकार नहीं मानती थी, बनाती भी नहीं थी। उनके सलाहकार की सबसे बड़ी शर्त यही होती थी कि या तो वो विद्वान हो या संत हो, उसका अपना जीवन भी नैतिक आदर्श वाला हो आवश्यक माना जाता था, क्योंकि वे मानती थी कि जैसा मेरा सलाहकार होगा वैसा ही वह मेरी छवि भी बनाएगा। इसलिए वे उनके चयन में बड़ी सावधान रहती थी, जो स्पष्ट करती हैं कि भारतीय स्त्री के साथ हर कोई नहीं रह सकता है। वह बड़ी सोच समझकर अपने साथ रहने का निर्णय लिया करती थी। इतना ही नहीं, क्योंकि अब उनके जो सलाहकार होते थे वो केवल शासन में ही उनकी भागीदारी नहीं करते थे, लगातार धर्मार्थ और आध्यात्मिक भागीदारी में गतिविधियों में, जो जितनी भी धार्मिक गतिविधियां उस समय होती थी, आध्यात्मिक गतिविधियां होती थी, धर्म के लिए गतिविधियां होती थी, राजमाता सक्रिय रूप से स्वयं भी उसमें भागीदारी करती थी। राजमाता, ये आप सबके लिए ध्यान से सुनने वाली बात है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन नारीवाद की संकीर्ण और खास तरह की रूढ़िवादी परिभाषाओं के लिए एक सशक्त प्रत्युत्तर है। वो कहती हैं कि नारी को संकीर्ण सोच का नहीं होना चाहिए, नारी का दायरा बड़ा होता है और उस बड़े दायरे में नारी को अपने जीवन में नैतिकता को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। आजकल आप देखते हैं ना, घर घर की कहानी, टीवी सीरियल्स में क्या आता है, हम कई तरह के रिश्ते देखते हैं, हमें क्या लगता है कि क्या ये नारी का रूप यही है? रानी जो राजमाता अहिल्याबाई थी, वे कहती थी कि नहीं, जो भारतीय नारी की सोच है वह संकीर्ण नहीं हो सकती, वह तो निर्माण का कार्य करती है। किसका निर्माण? अपना निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण और अंततोगत्वा राष्ट्र का निर्माण। और इसके लिए राजमाता ने अपना उदाहरण साक्षात रूप में प्रस्तुत किया। अब ये भी देखिए, उनका पूरे का पूरा जितना भी अगर आप जीवन पढ़ते हैं, कम से कम, हो सकता है मैं गलत हुआ मुझे ठीक करना, उन्होंने कभी किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हाँ, राजमाता को आगे आने के लिए किसी, क्योंकि बड़ी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की वह धनी थी, तो उनको आंदोलन के रूप का नेतृत्व करते हुए आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। और ना ही उन्होंने कोई घोषणा पत्र लिखा या अपने कार्यों को उन्होंने नारीवादी आंदोलन का नाम भी नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हाँ, ये जो मैं कर रही हूँ ये नारीवादी आंदोलन है, इस आंदोलन से ऐसा होगा, बल्कि उनके शासन काल में जो मूल्य उन्होंने अपनाए वे आधुनिक नारीवादी चिंतन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हैं। देखिए कितने दूरदर्शी उनकी दूरदर्शिता थी कि जो आपका आधुनिक नारीवादी चिंतन है इस समय उसके मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, यानी समानता, गरिमा, आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता। उस समय राजमाता ने इन चीजों को महत्व दिया। समानता, गरिमा, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होता है? आत्मनिर्भरता डिग्री लेकर एक बड़ी सी कंपनी में जो है पैकेज लेने का नाम आत्मनिर्भरता नहीं होता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है आप गरिमापूर्ण तरीके से
आप निर्णय ले सकें, आपके निर्णयों से आपकी आत्मनिर्भरता झलकनी चाहिए। और भारत की नारी कोई भी निर्णय केवल स्वयं को ध्यान में रख के नहीं लेती है, उसके सामने, क्योंकि नारी निर्माता है। अहिल्याबाई साफ कहती हैं कि भारत की नारी तो पूरे राष्ट्र का निर्माण करने वाली नारी है। वे केंद्र बिंदु में स्वयं की आत्मनिर्भरता कैसे रख सकती? हाँ, उसके पास स्वायत्तता होनी चाहिए, उसके पास गरिमा होनी चाहिए, उसके पास आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी सोच है, उसकी सोच समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। मुझे लगता है ये आधुनिक भारत की पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण उस राजमाता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब अगर हम उस युग पर दृष्टिपात करें तो उस युग में जब महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग पूरी तरह से बाहर रखा जाता था, तब अहिल्याबाई न केवल एक विशाल साम्राज्य की शासक बनी, बल्कि उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में अन्य महिलाओं के लिए भी स्थान सुनिश्चित किया। कई बार हम सुनते हैं ना कि महिला ही महिला का अधिक नुकसान करती है, महिला ही महिला को आगे नहीं बढ़ने देती। घर घर में जो झगड़े होते हैं उसमें अक्सर महिलाएं ही उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। लेकिन राजमाता अहिल्याबाई ने अपने शासन में, अपनी टीम में कभी ये नहीं सोचा कि यदि मैं किसी दूसरी महिला को शामिल करूंगी, अब से अपने से अधिक सशक्त महिला को मैं शामिल करूंगी तो मैं पीछे हो जाऊंगी। नहीं, उन्होंने समाज के लिए जो सशक्त हो सकती थी, समाज के लिए जो समर्पित हो सकती थी, उन्होंने अपनी टीम में, अपनी शासन व्यवस्था में उन महिलाओं के लिए स्थान सुनिश्चित किया। बल्कि उन्होंने अपने दरबार और प्रशासन में महिलाओं को जिम्मेदारी पूर्ण पदों पर नियुक्त भी किया। ये 18वीं सदी के भारत में लगभग असंभव मामले। आप ये देखो ना, महिलाओं को तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और कहाँ जो है राजमाता इस बात के लिए कोशिश करती थी कि महिलाएं ना केवल घर से बाहर निकलें, बल्कि प्रशासन में जिम्मेदारी वाले कार्यों के लिए भी वे आगे आए। इसीलिए इस असंभव कार्य को जो उन्होंने कर दिखाया, मुझे लगता है आज की आधुनिक महिलाएं, जो हम सबको समान अवसर आजकल मिल रहे हैं, हम सब जगह जा सकते हैं, हमारे पास कई सुविधाएं हैं, उसकी शुरुआत तो राजमाता अहिल्याबाई ने कर दी थी। इतना ही नहीं, उनके प्रशासन में एक समावेशी दृष्टिकोण झलकता था, जो महिलाओं की क्षमता को निर्णयकर्ता, सलाहकार और नीति निर्माता के रूप में स्वीकार करता था। एक तो होता ना भाई, हमने किसी अपने साथ की महिलाओं को आगे लेकर आना है, तो हम अपने जो शासन व्यवस्था है या जो हम प्रशासनिक पदों में हैं, हम महिलाओं को लाते हैं और उनमें उनको नियुक्त कर देते हैं, लेकिन उनको हम निर्णय लेने की हम छूट नहीं देते। जबकि राजमाता ने महिलाओं को पूरी तरह से छूट दी और उन्होंने कहा कि मेरे शासन की महिलाएं केवल पदों पर बैठने वाली महिलाएं नहीं हैं, बल्कि वे नीति निर्माता हैं। महिलाओं को पूरी की पूरी स्वतंत्रता थी कि वे समाज के, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए यदि वे कुछ नीतियां बना लेकर आती हैं तो वे नीति निर्माता के रूप में भी स्वीकार्य हैं। अहिल्याबाई ने विधवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। जो उस समय समाज में सबसे अधिक उपेक्षित वर्गों में से अगर कोई था तो वो थी विधवा महिला। इसलिए राजमाता ने उन महिलाओं के लिए खूब काम किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि विधवा महिलाएं अपनी संपत्ति पर अधिकार बनाए रखें। देखिए उस युग में, हम तो 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं, राजमाता ने उस समय सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो विधवा महिलाएं हैं, जो उनके परिवार की संपत्ति है, उस पर वो अपना अधिकार बनाए रखे। क्यों? ये नहीं कि वो विधवा महिला वो संपत्ति छीन ले, उनका था कि वो जो संपत्ति है वो उसको
आत्मनिर्भर बनाएगी। जो आने वाला उसका जीवन है, उस जीवन की रक्षा में, उस जीवन के पालन पोषण में वह संपत्ति सहायक सिद्ध होगी और उस संपत्ति के साथ वह समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकेगी। और ये मुझे लगता है उस काल की प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध राजमाता का एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। उनके सुधार केवल कानूनी ही नहीं थे, बल्कि विधवापन की सामाजिक और भावनात्मक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले थे। उनकी सबसे क्रांतिकारी और आत्मनिर्भरता की घोषणा संभवतः उनके उस निर्णय में निहित है जब उन्होंने सती प्रथा, जिसमें विधवाएं अपने पति की चिता में जीवित जल जाती थी, राजमाता ने उसका खुलकर विरोध किया। अपने पति के मृत्यु के बाद अहिल्याबाई को दरबार और समाज की रूढ़िवादी शक्तियों से भारी दबाव झेलना पड़ा कि वे इस अमानवीय प्रथा का पालन करें, लेकिन उन्होंने इस प्रथा को अस्वीकार कर एक साहसी और दूरदर्शी भारतीय महिला का उदाहरण प्रस्तुत किया। क्योंकि यह केवल एक सामाजिक परंपरा का खंडन नहीं था, बल्कि उस सोच का भी विरोध था जो महिला की पहचान को केवल उसके पति की छाया तक सीमित करती थी। युगीन सामाजिक स्थितियों के आलोक में अगर हम देखें तो सती प्रथा के समानांतर जीवन को चुनकर उन्होंने न केवल अपना भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि यह सिद्ध किया कि वैधव्य में वास्तव में एक स्त्री का जीवन पुनः प्रारंभ हो सकता है, कि विधवा स्त्री को भी जीवन को जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि समाज की दूसरी महिलाओं को जीवन जीने का अधिकार है। हालांकि राजमाता के इस निर्णय का खूब विरोध हुआ, लेकिन राजमाता अपने निर्णय से हिली नहीं। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़े दुस्साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जो विधवा महिला है उसे पूरी तरह से सेवा, शक्ति और संप्रभुता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने शोक या मौन में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ता के साथ सत्ता को अपनाया और कहा कि ये जो महिलाएं हैं इनमें भी जीवन जीने की अदम्य जिजीविषा होती है। उनका शासन अधिकार नहीं, सेवा का प्रतीक बना, जिसमें विशेषाधिकार की जगह जिम्मेदारी, अहंकार की जगह, देखिए अभी उनके गुण है सारे, अहंकार की जगह विवेक और विजय की जगह करुणा को प्राथमिकता मिली, क्योंकि वे मानती थी कि जो एक जिम्मेदारी का भाव है, जो विवेकपूर्ण निर्णय है और जो नारी के भीतर की करुणा है, वो समाज को नई दिशा देती है। अपने दैनिक कार्यों और दीर्घकालिक नीतियों के माध्यम से अहिल्याबाई ने दिखाया कि नेतृत्व को मुखर घोषणाओं की नहीं, बल्कि नैतिकता और गरिमा की नींव पर खड़ा किया जा सकता है। ये भारतीय नारीवाद है कि जो नैतिकता है, जो मानवीय गरिमा है, उसके लिए नारी को बार बार कोई स्त्री आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री को बार बार स्वतंत्रता की मांग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो उसका मानवीय, उसके जीवन की जो मानवीय गरिमा है, जो उसके जीवन की नैतिकता है, वो सामने वाले को मजबूर कर देती है कि बिना किसी घोषणाओं के भी वह उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दे। आज जब नारीवाद पर चर्चाएं और परिभाषाएं लगातार विकसित हो रही हैं, अहिल्याबाई होलकर की विरासत एक ऐसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रेरणा प्रस्तुत करती हैं जो भारतीय समाज की जड़ों में गहराई से बैठी हुई है। उनका जीवन हमें बराबर याद दिलाता है कि भारतीय नारीवाद किसी एक स्वरूप तक सीमित नहीं है। जहां भी कोई स्त्री
अपने अधिकारों का दावा करती है, निर्बलों की रक्षा करती है और ईमानदारी से नेतृत्व करती है, वहीं नारीवाद जीवंत हो उठता है। उनका जीवन शक्ति का प्रतीक है, इसलिए नहीं कि उन्होंने सत्ता को अपने लिए चाहा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसका उपयोग दूसरों को उठाने और आगे बढ़ाने के लिए किया। जब जब नारी दूसरों को उठाने का काम करती है, दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करती है, उस समय एक नारी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि पूरा परिवार और पूरा समाज जो है वो आगे बढ़ता है। उन्होंने नारीत्व को सीमितता के साथ नहीं, बल्कि नेतृत्व के रूप में, निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। नारीवाद को व्यापक रूप से एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। यहाँ कानूनी संरक्षण केवल महिला को, महिला के लिए नहीं, एक महिला के लिए नहीं कानूनी संरक्षण। हाँ भी एक महिला को लिए आप उसका जीवन है तो उसको कानून, यहाँ पे उस एक महिला के माध्यम से पूरी स्त्री जाति को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने का सुअवसर प्राप्त हो सके, यह कानूनी संरक्षण की परिभाषा राजमाता अहिल्याबाई देती हैं। ये आंदोलन विविध राजनीतिक, समाजशास्त्रीय और दार्शनिक विमर्शों को अपने भीतर समाहित करता है, जो समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष के मध्य असंतुलन और भेदभाव को न केवल उस भेदभाव की पड़ताल करते हैं, बल्कि सार्वजनिक एवं निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति समानता और न्याय की वकालत करते हैं। दरअसल नारीवाद दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य समान अधिकारों की स्थापना और महिलाओं के हितों की निरंतर प्रगति है। निरंतर प्रगति है, ये किसी एक सीमा के दायरे की बात नहीं है कि हाँ जी ये 10 साल के लिए महिला को ये कानून दे दिए जाए, 10 साल के लिए महिला को अवसर दे दिया जाए, बल्कि ये जो महिलाओं के हितों की प्रगति है, अहिल्याबाई इसकी निरंतरता की पूरी तरह से वकालत करती हुई प्रतीत होती हैं। मैगियम और रेबेका वॉकर जैसे विद्वानों ने नारीवाद के ऐतिहासिक विकास को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया। अहिल्याबाई पर बात करते हुए हमें इन 3 चरणों को भी समझना चाहिए। पहला चरण 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में सामने आई, जिसका प्रमुख ध्यान कानूनी असमानताओं, विशेष रूप से महिलाओं के मताधिकार पर केंद्रित था। दूसरा चरण जो आता है वह 1960 और 70 के दशक में उभरता है, जिसने प्रजनन अधिकारों, कार्यस्थल पर भेदभाव और पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक मान्यताओं जैसे मुद्दों को अपने विमर्श का केंद्र बनाया। तीसरा चरण, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में होती है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, अंतर संबंधिता, इंटरसेक्शनलिटी, व्यक्तिगत अधिकारिता मतलब जो इंडिविजुअल एजेंसी है, और महिलाओं के अनुभवों को विविधता के साथ प्रमुखता देने का काम करती है, क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई कहती हैं कि महिला अपने इंडिविजुअल रूप में भी सशक्त होनी चाहिए। एक महिला जब सशक्त होगी, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो, चाहे वो निर्णय लेने की दृष्टि से सशक्त हो, उस समय वह महिला दूसरों को लिए अपने माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ पर अहिल्याबाई स्पष्ट करती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य महिला को केवल कुछ संपत्ति प्रदान करना नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है जहां पर महिला अपने अस्तित्व की, अपनी अस्मिता की रक्षा कर सके,
उसको दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। हमें ऐसी भारतीय नारी का अस्तित्व स्वीकार होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में नारीवादी विचारधारा का विकास, जब हम आधुनिक, क्योंकि आप जितने बच्चे सब लोग, पूरे के पूरे हम सब लोग इस समय हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर नारीवादी विचारधारा का विकास पश्चिमी संदर्भ से भिन्न मार्ग का अनुसरण करता है। उपनिवेश पूर्व सामाजिक संरचनाएं और उनमें महिलाओं की भूमिका यह संकेत देती है कि भारत में स्त्री चिंतन की स्वदेशी परंपराएं पहले से ही विद्यमान थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय संस्कृति को एक सार्वभौम दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित किया गया और भारतीय नारी को परंपरा की प्रतीकात्मक वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप देखते हैं कि घर परिवारों में भी जिस तरह से हम महिलाएं परंपराओं को निभाते हैं, कई बार जो है दूसरा पक्ष आरोप भी लगाते हैं कि ये तो घिसी पिटी बातें हैं, ये तो बीते समय की बातें हैं। वहां पर महिला कहती है कि नहीं, घर परिवार समाज राष्ट्र को चलाने के लिए हर परंपरा का विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि जो राजमाता ने जिन परंपराओं का निर्माण किया, जिस नारीत्व की स्थापना की, वह तो आने वाले जब तक मनुष्य सभ्यता रहेगी, जब तक मानवता रहेगी, तब तक वह स्वीकार्य होंगी। इसीलिए उस काल के सामाजिक सुधार आंदोलनों में महिलाओं की मुक्ति को प्रायः राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में देखा गया। हमारे यहाँ पे कोई भी कहना चाहिए सोच जो है एक स्त्री के बारे में नहीं है, कुछ वर्ग की स्त्रियों के बारे में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पर महिलाओं की मुक्ति के बारे में विचार किया जा सकता है, जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय नारीवादी दृष्टिकोण है। यद्यपि भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, तथापि सामाजिक संरचनाओं और व्यावहारिक चुनौतियों के कारण यह समानता प्रायः कागजों तक सीमित रह जाती है। क्योंकि जितना स्त्री को शिक्षित हमें करना चाहिए था, स्त्री को हमने उतना शिक्षित नहीं किया। लेकिन फिर भी जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो वर्तमान समय का भारत है, वो भारत बदल रहा है। संविधान में महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करने का उद्देश्य उनका संरक्षण और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना था। आप कहते हो, देखते हो ना, कई बार हमारे सामने ये दूसरे वर्ग के लोग कह देते हैं, जो दूसरा पक्ष है वो कह देते हैं, क्यों भाई स्त्री के लिए रिजर्वेशन क्यों चाहिए, क्यों महिलाएं कह रही हैं कि हाँ अब जो है राजनीति में भी उनको रिजर्वेशन चाहिए जबकि सब समान है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो स्त्री को इतने समय तक पीछे रखा गया, कहाँ पीछे रखा गया? निर्णय लेने के अधिकार में। स्त्री को हम चेहरा बना देते थे, लेकिन जो निर्णय लेने के अधिकार थे वो उनके पास नहीं थे। इसलिए वर्तमान समय में राजमाता अहिल्याबाई के जीवन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्त्री जहां जहां हो उसको पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए भी सशक्त बनाना है। किंतु यह दृष्टिकोण कभी कभी उनकी वास्तविक क्षमताओं की उपेक्षा कर उन्हें पराश्रित रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे वर्गीकरण चाहे वे सहयोग के भाव से ही क्यों ना किए गए हों, सामाजिक चेतना में महिलाओं की समर्थ और स्वतंत्र पहचान को बाधित कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की सोच का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग देना चाहिए। मुझे कई बार लगता है, मैं कई बार सोचती हूँ इस बात को कि नारीवाद, आज भी आपने विषय में रखा ना भारतीय नारीवाद, मुझे लगता है नारीवाद एक ऐसा शब्द है जिस पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है और कभी कभी यह विवाद का विषय भी बन जाता है। यह शब्द मतलब अक्सर हम सभी देखते हैं कि यह शब्द अकादमिक विमर्शों से लेकर सार्वजनिक बहसों तक बार बार प्रयुक्त होता है, जबकि
यह निर्विवाद है कि नारीवादी आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु कुछ नारीवादी समूह और कार्यकर्ताओं की वैचारिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों को लेकर कई आलोचनाएं भी लगातार सामने आती हैं। समकालीन नारीवादी सक्रियता का एक वर्ग, विशेष रूप से वे जो गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं, व्यापक राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित माना गया है। अक्सर उन्हें वामपंथी राजनीतिक ढांचों के रूप में देखा जाता है और वह महिला सशक्तिकरण के नाम पर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। जितने आपके ये वामपंथी विचारक है ना, ये बार बार कहेंगे अरे हमें तो आजादी चाहिए, नारीवादी, हम तो नारीवादी आंदोलन के समर्थक हैं। किस चीज से आजादी चाहिए? भारत में आजादी का मतलब एक कुछ निर्णय लेने की आजादी से नहीं होता। भारत में आजादी का मतलब होता है हम दूसरे को भी स्पेस दे सकें, हमारी भी अस्मिता को स्वीकार किया जाए और हम दूसरे की अस्मिता को स्वीकार करें। मुझे लगता है ये जो वामपंथी विचारधारा का एक इस तरह का जो ढोंग कहना चाहिए, नारी की आजादी को लेकर जो ढोंग किया जाता था, वह अब समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। और इसीलिए वर्तमान में जब हम बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाने की हम बात करते हैं, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाना कि जब महिला पढ़ी लिखी महिला होगी, शिक्षित महिला होगी, मैं साक्षरता की बात नहीं कर रही हूँ। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमारे पास डिग्रियां आ गई। शिक्षित होने का मतलब है कि हम अपने विवेक से काम कर सकें। शिक्षित होने का मतलब है कि हम परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल कर यह न्यायपूर्वक निर्णय ले सकें कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या समाज के लिए ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ प्रवृत्तियां स्त्री पुरुष असमानता और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के मुद्दों को चयनात्मक रूप से उठाती हैं। यह ध्यान देने की बात यह है कि वे कुछ विशेष सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भों में व्याप्त विषमताओं को प्रमुखता से उजागर करती हैं, जबकि अन्य संदर्भों में समान या उससे भी अधिक गंभीर स्थितियों पर अपेक्षाकृत मौन या संयमित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू तथा पश्चिमी समाजों से महिलाओं से संबंधित सामाजिक असमानताओं की बार बार आलोचना होती है, किंतु यह धारणा है कि इस्लामी समाज, अफ्रीकी समुदाय या अधिनायकवादी शासनों में महिलाओं की स्थिति पर नारीवादी विमर्श अपेक्षाकृत स्पष्टता और प्रखरता से प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हम अफ्रीकी समुदाय की बात करें, चाहे हम जो है अपने जो हमारे अधिनायकवादी जितने भी शासन रहे हैं, उन्होंने नारी को वह स्थान ही नहीं दिया जो स्थान भारतीय संस्कृति में दिया जाता है। जो जिस तरह का है स्त्री की अस्मिता, स्त्री की स्वीकार्यता भारत में है, मुझे लगता है उस समाज में स्त्री की वह स्वीकार्यता नहीं है। फिर भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचारकों ने यह संकेत दिया है कि विशेष प्रकार की नारीवादी आलोचनाएं हिंदू सांस्कृतिक प्रथाओं पर असमान रूप से केंद्रित हैं, जिससे वैचारिक पक्षपात की आरोप जन्म लेते हैं। इस तरह की जो आलोचनाएं हैं यह भी इंगित करती हैं कि स्त्री पुरुषों में जो संबंध हैं, स्त्री पुरुष संबंधों में जो स्थापित सामाजिक भूमिकाओं और उनसे जुड़ी हुई विडंबनाओं का मूल्यांकन सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदायों में समान मानकों पर नहीं किए जाते। सभी समुदायों ने अपने अपने मानदंड, अपने अपने मानक जो है वो निर्धारित किए हुए हैं। इन बहसों और विरोधाभासों के बावजूद यह व्यापक सत्य बना रहता है कि महिलाएं ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में व्यवस्थित उत्पीड़न का सामना
करती रही हैं। समकालीन नारीवादी आंदोलन अब भी उन संरचनाओं को चुनौती दे रहा है जो परंपरा, धर्म या सामाजिक मान्यताओं के नाम पर महिलाओं को या तो हाशिए पर रख देते हैं या उन्हें मौन कर देते हैं। आधुनिक नारीवादी सिद्धांत स्त्री शरीर के प्रतिनिधित्व और उसकी सामाजिक उपयोगिता की भूमिका की भी विवेचना करता है। यह विश्लेषण व्यवहार, उपयोगिता और सामाजिक भूमिकाओं के ढांचों के माध्यम से किया जाता है और इनका उद्देश्य उन सामाजिक मानदंडों को, जिन मानदंडों की चर्चा अहिल्याबाई के जीवन चरित्र में की जाती है, को प्रश्नांकित करता है, जो यह तय करते हैं कि स्वीकार्य या उपयोगी स्त्री किसे कहा जाए और किसे ना कहा जाए। हिंदू समाज परंपरागत रूप से महिलाओं को एक उच्च स्तर का सम्मान, यहाँ पर अब भारतीय नारीवाद देखना कैसे उभर कर हमारे सामने आता है, एक उच्च स्तर का सम्मान, श्रद्धा और प्रतीकात्मक शक्ति प्रदान करता रहा है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं ना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, कि ईश्वर ने जो विशेष गुण स्त्री को प्रदान किए हैं वो संसार में किसी को प्रदान नहीं किए। इसी में भारतीय संस्कृति की नारी का जो अस्तित्व है वो छुपा हुआ है। हिंदू धर्म में अस्तित्व को करुणा, विनम्रता और सहनशीलता के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और दिव्यता के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है। हिंदू पौराणिक परंपरा की प्रमुख स्त्री आकृतियों जैसे दुर्गा, काली और सरस्वती स्त्री गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पोषणकारी ज्ञान से लेकर प्रचंड रक्षण तक फैली हुई हैं। अतः भारतीय हिंदू चिंतन में आदर्श स्त्रीत्व में कोमलता और दृढ़ता दोनों ही समाविष्ट है। अगर स्त्री कहते हैं ना, जो बड़ी कोमल से जिसको हम मानते हैं, अगर स्त्री अपने पर आ जाए तो फिर वह स्त्री क्या नहीं कर सकती। इसीलिए कोमलता और दृढ़ता दोनों ही समाविष्ट हैं और इन दोनों ही प्रकार के गुणों को समान रूप से भारतीय नारीवाद में सम्मानित किया गया है। इसलिए हिंदू परंपराओं में स्त्रियों को प्राप्त सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के कारण बाह्य रूप से आरोपित नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता उतनी तीव्र गति से प्रतीत ही नहीं होती है जितनी कि अन्य सामाजिक संदर्भों में हो सकती है। आधुनिक नारीवाद की कुछ धाराओं के आलोचक यह तर्क देते हैं कई बार कि यह आंदोलन कभी कभी पारंपरिक अस्तित्व के तत्वों जैसे विनम्रता और पोषण की भूमिका को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ पर्यवेक्षकों का यह भी मानना है कि नारीवादी विमर्श स्त्री पहचान को अनजाने में एक बाजारू या वैचारिक उत्पाद के रूप में चित्रित करने लगता है, जो समय समय पर बदलती राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों से संचालित होता है और इससे स्त्री की जो गरिमा है वो स्त्री की गरिमा भी बराबर प्रभावित होती है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि हिंदू दर्शन और शास्त्रों ने ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व की एक बहुआयामी दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी आवश्यक है कि इन आदर्शों की जो एक सामाजिक यथार्थ में कैसे अभिव्यक्ति हो रही है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे अभिव्यक्ति हो रही है, उसकी आलोचनात्मक जो समीक्षा है वो हमें राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जो पूरे का पूरा उनका परिप्रेक्ष्य था, वो समय का जो उनका परिवेश था, उस समय का जो उनका समकालीनता थी, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो हमें लगता है कि हमारी स्थिति संतोषजनक है। नारीवादी आंदोलनों को पूर्णतः नकारने की बजाय यह अधिक उपयोगी होगा कि स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों और वैश्विक लैंगिक समानता के विमर्शों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। और मुझे लगता है कि जो दाक्षी जिस तरह से काम कर रही है, दाक्षी अवश्य ही कभी ना कभी इस तरह के संवाद को प्रोत्साहित करते हुए विशेष कार्यक्रम करेगा।
मैंने पूर्व में भी भारतीय नारीवादी, देखो मेरा समय समाप्त होने लगे तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं तो टीचर हूँ, एक टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, तो हमारे लिए तो 1 घंटे की एक क्लास होती है, और अगर 2 क्लासेस हो जाए तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो अब जब आपके चेहरे मुझे लगेंगे कि अब आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं वहीं अपनी बात को विराम दे दूंगी। है कुछ समय अभी मेरे पास और? अक्षित, मैम कुछ सब समय है आपकी मेरे इच्छा पास? के ऊपर है, आप जितना जी ठीक मैम, है, बस बिल्कुल आप जितना 5 आपके पास। मिनट, 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करती हूँ बस। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि जो औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय संस्कृति की एक संकुचित और पूर्वाग्रहपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत की, जिसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय स्त्री को परंपरा और राष्ट्र की प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया, फलतः उस काल के सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की चर्चा को अक्सर राष्ट्रवाद की परिधि में सीमित कर दिया गया, जिससे उनका स्वतंत्र नारीवादी दृष्टिकोण पृष्ठभूमि में चला गया। जहां पश्चिमी नारीवाद स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर बल देता है, जैसे रूसो का कथन है ना, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी वह हर जगह जंजीरों में है, वहीं भारत में व्यक्ति को सामाजिक समूह का अंग माना जाता है, जहां माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति समाज के साथ मिलकर ही उसके जीवन की सार्थकता है। अब अहिल्याबाई होलकर और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो उस रूप में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वे महिला शिक्षा की प्रबल पक्षधर थी। एक ऐसे समय में जब राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक रूढ़ियों ने महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर लगभग समाप्त कर दिए थे, निरंतर आक्रमणों और शांति की उस दौर में पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां विशेषता स्त्रियों के लिए बिखरती चली गई। उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अहिल्याबाई एक शिक्षा प्रवर्तक के रूप में उभरी और उन्होंने महिलाओं के लिए सीखने के अवसरों को पुनर्जीवित किया, क्योंकि स्वयं एक विदुषी और शासक, ज्ञानपरक शासक होने के नाते उन्होंने शिक्षा को व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक उन्नति का आधार माना। उन्होंने महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों की स्थापना की और शिक्षा को समाज के वंचित जो वर्ग था, अनेक महिलाओं को साथ में लेकर वहां तक पहुंचाया, क्योंकि जो अहिल्याबाई की दृष्टि थी वह केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी। उनके 3 दशकों के शासन को न्यायप्रियता, समावेशन और नैतिक प्रशासन की उत्कृष्ट मिसाल माना जाता है। उन्होंने महेश्वर से शासन करते हुए ऐसा दरबार स्थापित किया जो केवल कुलीन और योद्धाओं के लिए नहीं खुला था, बल्कि विद्वानों के लिए भी बराबर रूप से खुला रहता था, क्योंकि उनका मानना था कि उनका नेतृत्व भय प्रदर्शन पर नहीं बल्कि सेवा और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। वे केवल एक रानी नहीं थी, वे अपने लोगों के कल्याण की विनम्र संरक्षक थी। उनका योगदान मंदिर निर्माण या सैन्य प्रबंधन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने नेतृत्व को एक ऐसा मानवीय पक्ष प्रदान किया जिससे आज भी हम राजमाता अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। आज जब राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन आधुनिक भारतीय नारीवाद के पुनः अनुरेखन का आह्वान करता है, वह नारीवाद जो केवल अधिकारों की मांग नहीं करता बल्कि कर्तव्य, करुणा, समावेशन और नीतिपरक नेतृत्व के समन्वय से सामाजिक पुनर्निर्माण की परिकल्पना करता है। अहिल्याबाई की गाथा हमें यह स्मरण करवाती है कि भारतीय नारीवाद की जड़ें पश्चिमी विचारधाराओं के अनुकरण में नहीं बल्कि अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक बोध में गहराई से निहित है। वह नारीवाद जो न केवल प्रश्न उठाता है बल्कि समाधान का पथ भी वैसे ही प्रशस्त करता है जैसे राजमाता अहिल्याबाई ने अपने समय में किया था।
मैं अपनी वाणी को विराम कुछ पंक्तियों के माध्यम से दूंगी। धर्मशील, मुझे लगता है अहिल्याबाई का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, इन पंक्तियों में उभर कर सामने आता है। धर्मशील, प्रजापालिनी, पुण्य प्रतिष्ठा पुंज, अहल्या देवी नाम से कर दे पाप भी कुंज। जिनकी गाथा गाते सब नर नारी सब संत, राज राजेश्वरी सम अहल्या, शुद्धि की पहचान, न्याय करुणा और नीति की। जब नारी मिसाल बनी, सिंहासन पर बैठ अहिल्या, मर्यादा की ढाल बनी। धर्म राज्य का स्वप्न सजाया, पथ दिखलाया सत्य का। इतिहास उसे नमस्कार करे, नाम अमर हो यश का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मतलब मैं अपने शब्दों को प्रकट नहीं कर पाऊंगी, बट आपने 1 घंटे के इस सेशन में मतलब हमें कहाँ आपने अहिल्याबाई के जीवन परिचय से शुरू कर और नारीवाद से लाते हुए एक ऐसी रेखा बांधी कि बहुत कुछ दे दिया आपने हमें इस व्याख्यान के चलते। अभी मैं यहाँ पर जितने भी श्रोतागण उपस्थित हैं, अगर उनको कोई भी प्रश्न हो व्याख्यान से संबंधित या नारीवाद से संबंधित, तो वो पूछ सकते, हैंड रेज कर दीजिएगा, हम बारी बारी आपको बुला लेंगे। तो आप निहारिका, अगर मैंने कुछ आप लोगों को ठीक लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर कहीं आपको बोरियत महसूस हुई हो कुछ उस तरह, तो उसके लिए जो ना अक्षित की जिम्मेदार है, क्योंकि अक्षित के आग्रह पर ही मैं बोलने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और अगर कुछ भी बात अगर आपको लगी हो कि कुछ ऐसा गलत मैंने कह दिया या आप में से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आती रहती हूँ इस मंच पे, सीखती रहती हूँ कुछ कुछ। आप सब बड़े प्रबुद्ध बच्चे हो और दाक्षी इतना अच्छा काम कर रही है, संस्था जो है। कोई आहत होगा इसमें कि मतलब पूरा जो हमने उससे कैसे भारतीय उसी पे ये विचार था, तो कुछ भी नहीं था कि कोई आहत होगा। ये किसी का कोई प्रश्न है? ठीक मैम, एक बार फिर पूरा दाक्षी परिवार आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता है। आपने अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित किया और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन विचारों पर एक बार पुनः विचार करें और वास्तविक रूप से इनका सामाजिक मतलब व्यक्तिगत रूप से भी इनका पालन करने का प्रयास करें। और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण जिन्होंने मैम को बहुत ध्यान से सुना, और आशा करते हैं कि आप बहुत कुछ सीख कर जा रहे होंगे और इन बातों पर विचार भी करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जैसा कि दाक्षी परिवार की परंपरा रही है कि हमारी प्रत्येक मीटिंग वंदे मातरम के साथ समाप्त होती है, तो मैं शैली जी से अनुरोध करूंगी कि वो वंदे मातरम का गायन करें। शैली जी। बस मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगी। मैं पूरे दाक्षी परिवार का धन्यवाद करती हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अक्षित के साथ सब लोग मिलकर इसी तरह के अच्छे काम करते रहें। और जहां मेरा सहयोग आपको चाहिए, मैं सदा आपकी दाक्षी टीम के साथ उपस्थित हूँ। योग्य यहाँ पर लोग अच्छा नाम है, तो अलग अलग उनके कर चुके हैं और पढ़ाया जा सके और के साथ कैसे क्षेत्र में कर
और मुझे से भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे अलग अलग कॉलेज में टीम है, में बच्चे काम कर आपके साथ आगे और मैं जल्दी अपने कर गया हूँ। जी जी। शैली जी, शैली जी कौन? सर्वे उत्तिष्ठन्तु, सभी खड़े हो जाएं प्लीज। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। धन्यवाद। धन्यवाद शैली जी, और आप सभी का भी धन्यवाद। एक बार पुनः हम रमा मैम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं, और मैम आशा करते हैं कि हम आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, और सभी श्रोतागणों का भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का अपना ये व्याख्यान सफलतापूर्वक यहीं पे जुदा देते हैं। फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान में जल्दी। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद अक्षय, धन्यवाद पूरी टीम का। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। अभी आप सभी की